हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 9। पहला प्रश्न, तेंदुलकर समिति के आधार पर 2011-12 में राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात क्रमशः कितना था? 16.1, 10.7, 15.1, 20.1, 20.2, 25.2 या 16.4 और 12.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16.1 और 10.7। यानी राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात है ना, वो 16.1 और 10.7 था। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता थी 16.1 और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता थी 10.7%। ठीक है। अच्छा, तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने गरीबी का जो आधार माना वो किसे माना? उपभोग व्यय को इसने गरीबी का आधार माना था। किसको? उपभोग व्यय को, यानी कितने रुपए खर्च करते हैं उस आधार पे गरीबी का निर्धारण किया था। और जीवन की लागत की अवधारणा का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। यानी अगर आपसे पूछे कि जीवन की लागत की अवधारणा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? सुरेश तेंदुलकर समिति ने जीवन की लागत की अवधारणा का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने माना कि शहरी क्षेत्र में अगर प्रति व्यक्ति 33 रुपये और 33 पैसे खर्च कर रहा है, कितने? 33 रुपये और 33 पैसे अगर खर्च कर रहा है ना, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। ठीक है। और वही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई 27 रुपये 20 पैसे खर्च कर रहा है या इससे कम खर्च कर रहा है, तो इसे क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, है ना। तो उस आधार पर राजस्थान में कितने गरीब थे? तो 14.7% गरीब थे राजस्थान में, और इंडिया में 21.9% गरीब थे उस समय, है ना। 14.7 राजस्थान में और भारत में 21.9। यानी अगर हम अपने राष्ट्रीय आधार पर तुलना करें तो राजस्थान में भारत के बजाय गरीबी उस तेंदुलकर समिति के अनुसार कम थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1949, 50, 51 या 52? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना वो 1951 के अधिनियम के तहत हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1951 के अधिनियम के तहत। लेकिन इसकी स्थापना हुई कब थी? तो राजस्थान वित्त निगम, जिसे शॉर्ट में आरएफसी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1955 में हुई। वैसे स्थापना 55 में हुई, लेकिन अधिनियम इसका 1951 का था। कब का था अधिनियम? 1951 का अधिनियम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कोटा रियासत का दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? कोटा रियासत का दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? जालिम सिंह को, राम सिंह को, जय सिंह को या हरि सिंह को? तो कोटा रियासत का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है जालिम सिंह जी को। किसे कहा जाता है? जालिम सिंह जी को कोटा रियासत का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प और एमएसएमई नीति कब जारी की गई? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प और एमएसएमई नीति कब जारी की गई? 15 मार्च 2021, 17 सितंबर 2022, 12 मार्च 2021 या 17 मार्च 2021? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प और एमएसएमई नीति जारी की गई, है ना। हस्तशिल्प और एमएसएमई नीति कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, है ना। कब जारी की गई? पहली हस्तशिल्प और एमएसएमई नीति। ठीक है। और राजस्थान की हमें पता ही है कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? तो शकुंतला रावत मैडम है ना, ये राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। कौन? शकुंतला रावत मैडम राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। और हस्तशिल्प और एमएसएमई नीति 2022 में आई है, सितंबर के महीने में आई है ना। और डेट क्या थी? 17 सितंबर, 17/9/22, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता है वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, सहरिया और गरासिया। तो ये स्थानांतरित कृषि के प्रारूप है और ये किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है दजिया और चिमाता, है ना। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य चारबेत किस जिले से संबंधित है? चारबेत लोकनाट्य है वो किस जिले से संबंधित है? भरतपुर से, टोंक से, उदयपुर से या अलवर से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी चारबेत लोकनाट्य का संबंध टोंक जिले से। किस जिले से चारबेत का संबंध? टोंक जिले से। ठीक है ना, चारबेत टोंक। ठीक है, चारबेत और टोंक जिले से इसका संबंध है ना। ये एक्चुअली संगीत दंगल के रूप में किया जाता है। ये चारबेत जो लोकनाट्य है संगीत दंगल के रूप में किया जाता है, और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है डफली। चारबेत में क्या बजाते हैं? डफली बजाते हैं ना, डफली, इसे डफली कर सकते हैं। और जब नवाब फैजुल्ला खान थे, टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खान साहब, है ना, उनके समय अब्दुल करीम खां और निहंग करीम खां नाम के जो दो
चारवेद कला के कलाकार थे, उन्होंने इस कला का शुरुआत करी थी टोंक जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, चरी, गींदड़, संकरिया, मंदार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गींदड़ नृत्य, जो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है ना, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, रहीम या खफी का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद ईसा थे ना, वो ताजमहल के वास्तुकार थे। कौन? उस्ताद ईसा ताजमहल के वास्तुकार थे। ठीक है, उस्ताद ईसा ताजमहल के वास्तुकार थे, याद रह गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, यानी कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कामायचा, अलगोजा, झांझ या सुरनाई? कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कामायचा, अलगोजा, झांझ या सुरनाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी नृत्य में जो मुख्य रूप से वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है झांझ। क्या बजाते हैं? झांझ नामक वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी में बजाते हैं ना। झांझ, कच्ची घोड़ी नृत्य और झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में अहम योगदान दिया था, यानी मध्यकाल के समय के शासक थे, इन्होंने शास्त्रीय संगीत की जो ख्याल शैली है ना उसके विकास में अहम योगदान दिया था। कौन थे वो? इब्राहिम आदिल शाह, हुसैन शाह सरकी, फिरोज शाह तुगलक या वाजिद अली शाह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन शाह सरकी था ना, उन्होंने संगीत की जो ख्याल शैली है उसके विकास में योगदान दिया था। किन्होंने? हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वित्त पोषण का केंद्र राज्य अनुपात क्या है ना? यानी पीएम कृषि सिंचाई योजना में केंद्र राज्य का अनुपात क्या है? 50-50 है, 60-40 है, 30-70 है, 80-20 है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60-40। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 60% जो ऋण की राशि होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, और केंद्र कितना देगा? 60, और राज्य कितना देगा? 40% हिस्सा। राजस्थान की ज्यादातर योजनाओं में यही रेशियो चलता है ना। कुछ योजनाओं में 90-10 का भी चलता है ऐसे, है ना, कुछ में 70-30 का भी चलता है, और कुछ में 100 और 0 का भी चलता है ना। लेकिन मोस्टली अगर ज्यादातर योजनाओं में देखें तो 60-40 का रेशियो ही होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वित्त पोषण का केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40%। ठीक है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है? पुरुष प्रचालित जोत कितनी है? तो 68.66 लाख है, 7.75 लाख है, 16.15 लाख है, 76.55 लाख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों के द्वारा जो प्रचालित जोत है वो कितनी है? 68.66 लाख जोत पुरुषों के द्वारा प्रचालित है। ठीक है, अच्छा, टोटल जोत कितनी है? तो टोटल जोत है 76.55 लाख, 76.55 लाख टोटल जोत है। ठीक है, टोटल कितनी होगी? 76.55 लाख हो गई। अब इसमें से 68.66 है ना, वो तो पुरुषों के द्वारा मेल, और बाकी जो कितनी बच गई 7.75 है, ये फीमेल के द्वारा संचालित जोतों की संख्या है ना, एरिया नहीं है, संख्या है। ठीक है, और महिला जोतों की संख्या में ना जबरदस्त वृद्धि हुई है इन दिनों, क्योंकि सरकार भी महिला जोतों को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। तो 41.94% वृद्धि हुई है। ठीक है, किसमें? महिला प्रचालित जोतों में, महिला प्रचालित जोतों में। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पे था? जहाजपुर में, नसीराबाद में, ब्यावर में, देवली में? तो सबसे पहले तो मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ था? 1822 में हुआ था। कब हुआ? 1822 में, सॉरी 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध यानी 1821 में हुआ था मांगरोल का युद्ध, इसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बन्ने सिंह की, जालिम सिंह की, शंभू सिंह की या बन्ने सिंह की? तो कोटा के महाराजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, उसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी अंग्रेजों ने? तो जालिम सिंह की सहायता की थी। किसकी? देखो इसको समझ लेते हैं एक बार प्यार से। 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ है ना, तो इसमें कोटा महाराजा और वर्सेज जालिम सिंह था ये युद्ध। अब अंग्रेज किधर गए?
जालिम की संघ की तरफ गए या कोटा महाराजा की तरफ? तो अंग्रेजों ने जालिम सिंह की हेल्प की। किसकी हेल्प की? अंग्रेजों ने जालिम सिंह की हेल्प करी थी 1821 के मांगरोल के युद्ध में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक, अल्बर्ट, बालंग या फिर रॉबसन? तो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वो है अल्बर्ट। अल्बर्ट है ना रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अल्बर्ट कौन सी है? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अल्बर्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 10.74, 10.98 या 11.56? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 10.41%। कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41%। ठीक है, राजस्थानी भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? यानी अरावली पर्वत की लंबाई बतानी है हमें, और वो राजस्थान के हिस्से की अरावली की लंबाई बतानी है। 692, 550, 490 या 1070? तो अरावली की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में अरावली की लंबाई? 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है अरावली की। ठीक है, एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? यानी कौन सा महासागरीय कटक है जिसका आकार अंग्रेजी के एस की तरह है ना? तो प्रिंस एडवर्ड कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, सोकत्र कटक है, पूरी प्रशांत कटक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो मध्य अटलांटिक कटक है ना, वो एस आकार का महासागरीय कटक है। ठीक है, कौन सा? एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक एस आकार का कटक है। ठीक है, एस आकार का कटक है। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस महासागर में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं? है ना? तो यूएसए और कनाडा के आसपास जो चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं ना। तो अटलांटिक, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या दक्षिण चीन सागर? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। किसमें? अटलांटिक महासागर में। जो एस आकार का महासागर है ना, उसमें अगर चक्रवात आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? अब पिछले प्रश्न में हमसे पूछा था कि अरावली की लंबाई कितनी है, राजस्थान वाले एरिया की बात कर रहे थे, तो वो तो 550 थी। तो कुल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है। कितनी है? 692 किलोमीटर। अगले प्रश्न में चलते हैं। छप्पन का मैदान कहां पे है? बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। छप्पन का मैदान कहां पे है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में छप्पन का मैदान है। कहां पे है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में छप्पन का मैदान है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति हेतु संपूर्ण भारत में जाना जाता है? यानी यहाँ पे बहुत बीहड़ स्थलाकृतियां मिलती है ना, तो इस कारण पूरे भारतवर्ष में उसका नाम है। तो कौन सा है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन या साबरमती बेसिन? तो ऑब्वियसली सबको पता है ये चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन है? चंबल बेसिन, जो अपनी बीहड़ स्थलाकृतियों के कारण पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, प्रसिद्ध है। बीसलपुर बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? बीसलपुर बांध किस नदी पे बनाया गया है? कालीसिंध पे, जाखम पे, सोम पे या बनास पे? तो बीसलपुर बांध को बनास नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? बीसलपुर बांध को किस नदी पे बनाया गया है? बनास नदी पे बनाया गया है। किस नदी पर? बनास नदी पर बीसलपुर बांध को बनाया गया है। अगला प्रश्न है। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है किस कटिबंध में है? राजस्थान कहने का मतलब, यानी जलवायु की दृष्टि से राजस्थान किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में? तो राजस्थान जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में माना गया है। किसमें माना गया है? उपोष्ण कटिबंध में माना गया है। किसमें माना गया? राजस्थान के जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को उपोष्ण कटिबंध में माना गया है ना। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को उपोष्ण कटिबंध में माना गया है। ठीक है, जलवायु की दृष्टि से। अगले प्रश्न में चलते हैं। एरिडोसोल राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? एरिडोसोल तो सबसे पश्चिमी जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वहां तो एंटीसोल है, और एरिडोसोल कहां पे है? जहां अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है ना, वहां पे एरिडोसोल मृदा पाई जाती है ना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में एरिडोसोल पाई जाती है। अगला प्रश्न है। शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? यानी शुष्क सागवान के सघन वन होने चाहिए, शुष्क सागवान के वन होने चाहिए। इस प्रकार की विशेषताएं वनों की कहां मिलती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, कोटा और बूंदी या झालावाड़ और भरतपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में शुष्क सागवान के सघन वन मिलते हैं। कहां पे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में शुष्क सागवान के सघन वन मिलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक नीचे गिर जाता है। ठीक है, थार मरुस्थल में जो रात्रि का तापमान है ना, गर्मियों में अचानक नीचे गिर जाता है, उसका क्या कारण है? तो वायुमंडल का दबाव कम होना एक तो,
एक नग्न चट्टानों की उपस्थिति, नग्न चट्टाने हैं और बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। क्या क्या कारण है कि तापमान, रात्रि का तापमान अचानक गिर जाता है राजस्थान के अंदर, जो अपना पश्चिमी रेतीला मैदान है उधर। तो एक तो वायुमंडल में दबाव की कमी, तो वायुमंडल में दबाव का कम होना एक तो प्रमुख कारण ये है। अगला कारण है नग्न चट्टानों की उपस्थिति। नग्न चट्टाने हैं, जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडी होगी, ठीक है। और बालू के टीलों की उपस्थिति, तो हमको सबको पता है बालू की विशेषता क्या है, बालू जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म और ठंडी, ठीक है। तो इस कारण रात्रि में तापमान अचानक, यानी गर्मियों में तो दिन में तो तापमान रहेगा हेवी बहुत ज्यादा, और रात्रि में तापमान बहुत ज्यादा कम आ जाएगा। तो डिफरेंस है इनका बीच में काफी ज्यादा हो जाता है, पर्टिकुलर एक ही दिन की बात करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। किस तरफ राजस्थान में सोयाबीन का संपूर्ण उत्पादन होता है लगभग? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन होता है। किस क्षेत्र में? राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र? जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, सॉरी, तो ये जो दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र है ना, यह वाला, तो यहाँ पे सोयाबीन का संपूर्ण उत्पादन होता है, ठीक है। सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? पाली और जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और बाड़मेर और जोधपुर। तो चोकला नस्ल की भेड़ है ना, वो राजस्थान के सीकर झुंझुनू वाले एरिया में मिलती है, यानी शेखावटी क्षेत्र में चोकला नस्ल की भेड़ें ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चोकला नस्ल की भेड़ें सीकर और झुंझुनू जिले में। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जो जाइका है ना, उसके द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है ना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है ना, जल क्षेत्र के अंदर आजीविका सुधार परियोजना किसके द्वारा वित्त प्रायोजित है? तो ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा प्रायोजित है ना, इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? जाइका, JICA या जीका या जाइका कहते हैं इसे, ठीक है। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पालम हवाई अड्डा कहां पर है? पालम हवाई अड्डा कहां पे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा? तो पालम हवाई अड्डा है जोधपुर जिले में। कहां पे है पालम हवाई अड्डा? जोधपुर जिले में। पालम हवाई अड्डा कहां पे है? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर पालम हवाई अड्डा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना रहा? यानी 100 वर्ग किलोमीटर जाते हैं, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन 10 किलोमीटर इधर गए, 10 किलोमीटर इधर गए, ठीक है, 10 किलोमीटर, और ये भी 10 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से अब ये एक अपना मान लीजिए वर्ग बन गया, ठीक है। अब इतनी दूर में सड़कों का घनत्व कितना है? 86.2 किलोमीटर, 50.52 किलोमीटर, 79.74 किलोमीटर या 69.78 किलोमीटर? जैसे मान लो इस तरह से सड़कें बनी हुई है, तो इन सड़कों की इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी लंबाई होगी? तो इसमें होगी आंसर सी, 79.74 किलोमीटर। यानी इन सड़कों को सबको जोड़ लिया जाए ना, तो ये कितना बनती है? 79.76%, ठीक है। यानी 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? मतलब लगभग 80 किलोमीटर मान सकते हैं। इसको शॉर्ट में कहें तो लगभग 80 किलोमीटर है ना। भारत का लगभग इससे 2 गुना है, ठीक है। तो सड़कों के घनत्व के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान भारत के मुकाबले पीछे रह जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में जगपुरा तथा आनंदपुरा, जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है? जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र है ना, वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोने के लिए। जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया का बांसवाड़ा में है, और ये किसके लिए फेमस है? सोना है ना, सोना धातु, उसके खनन से संबंधित है। कौन सा? एक तो जगतपुरा, एक आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? लिग्नाइट कोयला उत्पादन का बांदर, सिंदरी और मेड़ता, आगुचा और सानू, कोलायत और किशनगढ़, या फिर बरसिंहसर और कपूरडी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरसिंहसर और कपूरडी है। कपूरडी है ना, कपूरडी और बरसिंहसर, ये लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है ना। कपूरडी, बरसिंहसर,
लिग्नाइट कोयला से संबंधित है, यानी बरसिंगसर और कपूरडी का संबंध किससे है, तो लिग्नाइट कोयला से। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मारवाड़ी नस्ल की बकरी का अनुसंधान और प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे है, अविकानगर टोंक में। कहाँ पे है, बकरी का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, अविकानगर टोंक में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो सबको पता है कि ये मोलेला गांव है ना राजसमंद का, जो अपनी मृदा शिल्प टेरिकोटा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो गोमती सागर पशु मेला है ना, वो कहाँ आयोजित किया जाता है, झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र चूरू में है क्या, नहीं, ये तो गलत है। क्यों गलत है, ये भी बताएंगे। केंद्रीय ऊंट प्रजनन जो अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, ये सही है। राज्य गो सेवा आयोग चित्तौड़गढ़ में, ये भी गलत है। और केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हमें कौन सा सत्य है ये आइडेंटिफाई करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है अविकानगर टोंक में। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, अविकानगर टोंक के अंदर है, ना कि चूरू में। वही राज्य गो सेवा आयोग चित्तौड़गढ़ में नहीं है, जबकि जयपुर में। राज्य गो सेवा आयोग कहाँ पे है, जयपुर में है। और केंद्रीय अश्व केंद्र कहाँ पे है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बीकानेर में। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भयंकर 50 पौने संबंधित है किससे, भयंकर 50 पौने है ना, वो किससे संबंधित है, पछुआ पवनों से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, ध्रुवीय पवनों से, या व्यापारिक पवनों से। तो भयंकर 50 है ना, वो पछुआ पवनों से संबंधित है। किससे संबंधित है, पछुआ पवनों से संबंधित है। क्या भयंकर 50 पछुआ पवनों से संबंधित है। भाकर क्या है, भाकर कहाँ पे अवस्थित है, सिरोही, जोधपुर, जयपुर या अजमेर। तो भाकर कहाँ पे है, भाकर क्षेत्र सिरोही जिले में है। कहाँ पे, भाकर क्षेत्र सिरोही में है। अगला प्रश्न, मरमरा सागर जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर को भूमध्य सागर को, काला सागर से लाल सागर को, काला सागर से कैस्पियन सागर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मरमरा सागर है ना, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये है मरमरा सागर, छोटा सा तुर्की के ऊपर मरमरा। ठीक है, ये है काला सागर और ये है भूमध्य सागर में एजियन सागर, है ना। तो ये इस तरह से जुड़े हुए हैं मरमरा सागर से। तो अगर आप यहां से जहाज लेके जाते हो तो काला सागर से आप मरमरा सागर में एंट्री करते हो और मरमरा सागर से आप एजियन सागर में एंट्री करते हो। ठीक है, इस तरह से मरमरा सागर है वो किसको किससे जोड़ता है, एजियन सागर को काला सागर से जोड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, विजय सिंह किस चित्रकला शैली से आगे बढ़ाने से संबंधित है, यानी विजय सिंह जी ने जो एक अपने मारवाड़ के राजा थे, वो किस चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने में संबंधित है, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, अलवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने में विजय सिंह जी का अहम योगदान रहा था ना। जैसे सांवत सिंह का योगदान किशनगढ़ चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने में रहा, उसी प्रकार से विजय सिंह जी का योगदान ना मारवाड़ चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने में रहा। अगला प्रश्न, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी रचना है, पंडित नेहरू की, अंबेडकर साहब की, सरदार पटेल साहब की, या फिर नेताजी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है ना, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन स्ट्रगल द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी, नेताजी ने लिखी। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, 2001 की तुलना में राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात कितना बढ़ा, यानी 2001 की तुलना में राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात कितना बढ़ा था, तो ये बढ़ा था 24 बिंदुओं से राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात बढ़ा था। अच्छा हुआ था, शानदार हुआ था, है ना। तो देखो पहले कितना था, तो 2001 की जनगणना के अंदर ना ये 890 था। कितना था, 890 था। लेकिन 2011 की जनगणना में 914 हो गया, कितने 914 हो गया, 890 से 914 हो गया। तो कितना फर्क पड़ गया, 24 का फर्क पड़ गया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, राज्यपाल किस अनुच्छेद के माध्यम से विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ कर सकता है, कौन से अनुच्छेद में ये पावर दी गई राज्यपाल को कि वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ कर सकता है, 195, 196, 200 या 204। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200, यानी अनुच्छेद 200 है ना, उसके माध्यम से राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है अगर उसको ऐसा लगे कि यह नितांत आवश्यक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे, शिक्षा से है।
पंचायती राज से है, सांस्कृतिक विकास से, या विधानसभा से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज से। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अब तक 15 आम चुनाव हो चुके हैं राजस्थान विधानसभा में। ठीक है, कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 15 आम चुनाव हो चुके हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में किस वर्ष ग्रामीण विकास अधिग्रहण का विलय जिला परिषद में किया गया? राजस्थान में किस वर्ष ग्रामीण विकास अधिग्रहण का विलय जिला परिषद में किया गया? 2003, 2008, 2005 या 2001? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2003 में। यानी ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय किसमें कर दिया? इस प्रकार समझते हैं इसको, ग्रामीण विकास अभिकरण, यानी पहले जिला परिषद, ये जिला परिषद है, तो इसे जिला परिषद में मिला दिया किसे? ग्रामीण विकास अभिकरण को। अभी और ये कब किया गया? तो ये किया गया था 2003 में। 2003 में किया गया था, यानी जिला परिषद में मिला दिया ग्रामीण विकास अभिकरण को। 2003 का वो साल था। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस मुख्यमंत्री को डीग हत्याकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? यानी कौन से मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जिनको डीग हत्याकांड होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था? तो वो थे शिवचरण माथुर साहब। कौन थे? शिवचरण माथुर साहब थे ना, उनको डीग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राजस्थान में लोकायुक्त होते हैं, तो अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय को, राज्यपाल को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं। किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मई 1999, 15 मई 1998, 15 मई 1997, 15 मई 1996? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मई 1999। राज्य महिला आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999। ठीक है, 1999। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम सभा की परिभाषा किस में दे रखी है? 243 ग, 243 क या 243 ख? तो इसका आंसर हो जाएगा 243 के अंदर ग्राम सभा की परिभाषा दी हुई है ना। ग्राम सभा के गठन की बात 243 क में की गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पे स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या भरतपुर? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है ना, वो जयपुर जिले में है। कहाँ पे? सिविल सेवा अपील अधिकरण है ना, जयपुर जिले में। जयपुर थिएटर फेस्ट कब से कब आयोजित किया गया? 25 से 29 अप्रैल, 29 से 30 अप्रैल, 21 से 25 अप्रैल या फिर 15 से 16 अप्रैल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 से 29 अप्रैल तक जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब से कब तक किया गया? 25 से 29 अप्रैल तक के मध्य किया गया। यानी अप्रैल के महीने में 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 25, 26, 27, 28, 29, यानी 5 दिन तक ये जयपुर थिएटर फेस्ट चला था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य में कैंसर देखभाल केंद्र कहाँ पे है? कैंसर देखभाल केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर, गंगानगर, पाली और टोंक और डूंगरपुर और उदयपुर? तो कहाँ पे है कैंसर देखभाल केंद्र? तो ये है बीकानेर और झालावाड़ में कैंसर देखभाल केंद्र है। कहाँ पे है? बीकानेर में, एक झालावाड़ में है। यहाँ पे कैंसर देखभाल केंद्र है राजस्थान में। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है ना? तो आर्थिक सलाहकार परिषद बनाई गई है मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए। तो इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 24, दिसंबर 25, दिसंबर 23 या नवंबर 23? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दिसंबर 2024 तक मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, दिसंबर 2024 तक, है ना, 2024 तक। ठीक है, अगले प्रश्न। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ठीक है, उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम साहब है और इनका कार्यकाल दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया, दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया, ना कि 24 तक। ऑप्शन में गलती से लिख दिया है, दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है ना। इसका तात्पर्य 1 वर्ष का, मतलब 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया है इसका। और इसका गठन कब किया गया था? 7 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया था। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कब किया? 7 मार्च 2022 को किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन 7 मार्च 2020
मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना 7 मार्च 2020 और कार्यकाल बढ़ा दिया गया इसका दिसंबर 2023 तक। कब के लिए? दिसंबर 2023। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसके जो मुख्यमंत्री है जो हमारे, वो इसके अध्यक्ष है, ठीक है। तो अध्यक्ष पूछे तो क्या होंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फोक सफर कहाँ आयोजित किया गया? तो फोक सफर जयपुर में किया गया, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर। तो फोक सफर कहाँ पे किया गया? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोक सफर का आयोजन जयपुर में किया गया, जवाहर कला केंद्र में किया गया। और डेनमार्क के जो संगीतकार है और मंगनियार कलाकार है ना अपने, जो जैसलमेर बीकानेर जिले में है, मंगनियार और लंगा कलाकार, इन्होंने प्रस्तुति दी थी। तो फोक सफर का आयोजन कहाँ किया गया? एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार के आएंगे, तो इसका आयोजन जयपुर जिले में किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या पारा। तो स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बांसवाड़ा में। कहाँ किया गया? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, स्काउट गाइड का राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव बांसवाड़ा में आयोजित किया गया, ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गया नहीं, तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उदयपुर जिले में। इसको इस प्रकार से मॉडिफाई करना है हमें थोड़ा सा, कहाँ किया गया नहीं, कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में। इंडियन साइंस कांग्रेस उदयपुर में 2023 की, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सार्वजनिक परीक्षा एक्ट का पारित किया गया? सार्वजनिक परीक्षा एक्ट का पारित किया गया 24 मार्च 2022, 24 फरवरी 22, 15 मार्च 22 या 15 अप्रैल 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च 2022 को सार्वजनिक परीक्षा एक्ट पारित किया गया। सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 24 मार्च 2022 को पारित किया गया, एक बार देख लेना इसको। अगले प्रश्न में चलते हैं। हेमावास बांध कहाँ पे है? तो हेमावास बांध है पाली जिले में। कहाँ पे? हेमावास बांध पाली जिले में। हेमावास बांध कहाँ पे? पाली जिले में। हेमावास बांध कहाँ पे? पाली जिले में, है ना। पाल किसके गांव को कहते हैं? यानी कौन सी जनजाति जिनके गांव को पाल कहते हैं? तो जो अपनी भील जनजाति है, इनके गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। भीलों के गांव को पाल कहते हैं ना, भीलों की बस्ती या गांव है ना, उसको पाल कहते हैं। तो पाल का संबंध किस जनजाति से ये पूछे तो इसका संबंध भील जनजाति से, ठीक है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना जयपुर जिले में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर जिले में। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना जयपुर जिले में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर जिले में, ठीक है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बस्ती अभ्यारण्य किस जिले में? बस्ती अभ्यारण्य जयपुर में है, चित्तौड़ में है, अजमेर में है, कोटा में। तो बस्ती अभ्यारण्य है वो चित्तौड़ जिले में। बस्ती अभ्यारण्य कहाँ पे? चित्तौड़ में। चित्तौड़ की एक तहसील का नाम भी बस्ती है, ठीक है। तो बस्ती अभ्यारण्य चित्तौड़ जिले में। खमसिन नामक हवाएं कहाँ चलती है? खमसिन जो हवाएं है ना, वो कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है, यूएसए में, पाकिस्तान में, चाइना में। तो खमसिन नाम की जो हवाएं हैं वो मिस्र में चलती है। कहाँ चलती है? मिस्र में। खमसिन नाम की जो हवाएं हैं वो कहाँ चलती है? मिस्र में। खमसी। तो खमसी कौन खा रहा है? मिस्र वाले खमसी खा रहे हैं ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस देश में ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है? यानी ओल्ड फेथफुल गीजर है वो कहाँ है? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या ब्राजील। तो ये हो गया यूएसए में हो जाएगा। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पे है? यूएसए में। ओल्ड फेथफुल गीजर यूएसए में है ना, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए अंदर, वहीं पे ओल्ड फेथफुल गीजर भी है, ठीक है, ये यूएसए में पड़ता है। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान है, मत्स्ययान है, विष्णुयान है, वरुणयान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समुद्रयान। यानी भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है समुद्रयान। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम समुद्रयान में है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? प्रशांत में, हिंद में, अटलांटिक में या आर्कटिक में? तो रिंग ऑफ फायर है ना वो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से मकर, भूमध्य और कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन सा महाद्वीप है जहां से मकर रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और उसके ऊपर कर्क रेखा भी गुजरती है? अपने राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उस महाद्वीप से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा महाद्वीप है? तो ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्राउन जलप्रपात कहां पे है? ब्राउन नाम का जलप्रपात कहां पे? न्यूजीलैंड में है, पेरू में है, ब्राजील में, यूएसए में। तो ब्राउन
ब्राउन जलप्रपात कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। ब्राउन जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? कृषक कल्याण कोष इसका गठन कब किया गया? 2017 में किया गया, 18 में, 19 में या 20 में? तो कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था 2019 में। कब किया गया? 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। कब किया गया? 16 दिसंबर 2019 को। 16 दिसंबर, एक मूवी भी है 16 दिसंबर, उस दिन कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। ठीक है। रतवई लोक नृत्य संबंधित है। रतवई लोक नृत्य किससे संबंधित है? मेवाड़ से, मेवात से, हाड़ौती या मालवा से? तो रतवई लोक नृत्य है वो कहां से संबंधित है? मेवात से, है ना। रतवई लोक नृत्य अपने पूर्वी राजस्थान साइड से, मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 2A, 2B, 4B या 1B? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन सी है 4B, ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। कौन सा? 4B है ना, वो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यानी कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो नेपाल, म्यांमार, चीन या बांग्लादेश। तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश, है ना। कितना? 4096 किलोमीटर। और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया। कई बार हम समझ लेते हैं कि चाइना बहुत लंबी सीमा साझा कर रहा है, लेकिन इसका आंसर बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है। नीरी कहाँ पे है? नीरी मतलब नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से है। ये कहाँ पे है? नागपुर, दिल्ली, देहरादून या जयपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पर्यावरण रिसर्च अनुसंधान संस्थान नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। अगला प्रश्न, कुमारी स्थानांतरित कृषि, जो कुमारी नाम की स्थानांतरित खेती है ना, वो कहाँ की जाती है? केरल में की जाती है, हिमाचल में की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमारी नाम की जो स्थानांतरित कृषि है ना, वो केरल में की जाती है। कुमारी नाम की स्थानांतरित कृषि केरल में की जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में मूंगफली और नमक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? मूंगफली के उत्पादन में और नमक के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? तो मूंगफली के उत्पादन में और नमक के उत्पादन में पहले नंबर पर है गुजरात, और राजस्थान का नंबर आता है मूंगफली में 2 नंबर पे, है ना। पहले नंबर पे कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। बेलाडीला खान है ना, वो किस से संबंधित है? तांबा से, लोहा से, सोना से या चांदी से? तो बेलाडीला खान लौह अयस्क से संबंधित है, लौह अयस्क से, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। बेलाडीला खान, देखो ऑप्शन बी लोहा सही हो गया। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ? कपड़ा, लोहा, जूट या संगमरमर? यानी कौन सा उद्योग भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था? कपड़ा उद्योग हुआ था, ऑब्वियसली बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कपड़ा उद्योग भारत में सबसे पहले शुरू किया गया उद्योगों में से एक था। अगला प्रश्न, हेडली सेल किससे संबंधित है? हेडली सेल है ना, उसका संबंध किससे है? पवन तंत्र से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या ज्वारभाटा से? तो हेडली सेल का संबंध है पवन तंत्र से। हेडली सेल का संबंध किससे है? पवन तंत्र से है। हेडली सेल पवन तंत्र से संबंधित है ना। हेडली सेल का संबंध पवन तंत्र से है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षा है। यानी अधिगम को अगर अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, तो वो क्रिया कौन सी है? शिक्षा है। ये कथन किसका है? मिलेगा, किलपेट्रिक का, फ्लेमिंगो या ओडी स्मिथ का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीओ स्मिथ साहब ने कहा था कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया है शिक्षा है। ठीक है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया कौन सी है? शिक्षा है। ये किसने कहा था? डीओ स्मिथ साहब ने कहा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, वृद्धावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? तो गोल्डन एज कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था ना, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। ये कथन किसका है? यानी सभी प्रकार के विकास की रीढ़ संवेग है। ये किसने कहा था? मिलर ने, पावलोक ने, किलपेट्रिक ने, थॉर्नवेट ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। ये पावलोक साहब ने कहा था। किसने कहा था? संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। किसने कहा था? पावलोक साहब ने कहा था कि संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानसिक विकास किस वर्ष में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 साल में, 20 से 25 साल में, 25 से 30 साल में, 30 से 35 साल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक विकास है ना, वो पीक पे पहुंच जाता है जब 15 से 20 साल तक होता है ना व्यक्ति, तब मानसिक विकास हो जाता है, उसका अधिकतम होना होता है उतना। ठीक है। अगला प्रश्न है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? यानी किताब है, बहुत लंबी किताब है। किताब का नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, यानी बिहेवियरिस्ट के स्टैंड पॉइंट से साइकोलॉजी। ये किताब की रचना किसने की है? थॉर्नवेट ने करी है, पावलोक ने करी है, वॉटसन ने करी है, मिलर ने करी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन साहब ने इस किताब की रचना करी है, जिसका नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ठीक है, वॉटसन साहब, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। बिग 5 मॉडल किसके द्वारा दिया गया? बिग 5 मॉडल किसने दिया था? पावलोक ने दिया था, क्रोस्टा व मैक्रे द्वारा दिया गया, मिलर द्वारा दिया गया, किलपेट्रिक द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टा और मैक्रे। ठीक है, कोस्टा और मैक्रे साहब द्वारा बिग 5 मॉडल दिया गया। बिग 5 मॉडल किसके द्वारा?
कोस्टा और मैक्रे द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है, यानी कितना % भाग में हमारे मस्तिष्क का चेतन होता है? 1/10 भाग, 1/15 भाग, 1/5 भाग, 1/20 भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे देश का सिर्फ 1/10 भाग है ना वो चेतन होता है, बाकी अचेतन होता है ना। हमारे मस्तिष्क का ओनली 1/10 भाग, यानी 10% हिस्सा ही एक्टिव होता है भैया, देख लो, है ना। आप अगर 12% कर लेते हो तो आप मिरेकल्स कर सकते हो। तो देख लो वरिष्ठ अध्यापक हो, अभी तो बहुत टाइम बचा है, 30 दिन तो पड़े हुए हैं, सीधे सीधे कुछ भी कर सकते हो। प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? अध्यापक ने, अभिभावक ने, शिक्षा मनोविज्ञान ने, या इनमें से कोई नहीं? प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया था? शिक्षा मनोविज्ञान ने, यानी प्राचीन रूप से जो दंड व्यवस्था चली आ रही थी उसको बदलने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान ने किया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, यानी मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा है? स्टीफन एंडरसन, जेम्स ड्रेवर या स्काउट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर साहब ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है ना। जेम्स ड्रेवर साहब ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या है? इनमें से मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। मनोविज्ञान से में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते। कैसे नहीं होते यार? परिस्थिति सापेक्ष नहीं होगी तो मनोविज्ञान कैसे अस्तित्व में आएगी? तो ये तो गलत हो गया। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से महंगे होते हैं, ये बात है। यानी अगर परीक्षण मूल्य की दृष्टि से देखें ना मनोविज्ञान को, तो मतलब उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए भारी भारी, है ना, तो वो महंगे होते हैं और सभी पाठशालाओं में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो मनोविज्ञान के परीक्षण मूल्य की दृष्टि से महंगे होते हैं और सभी पाठशालाओं में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, ये एक प्रकार की कठिनाई है ना। अगर पैसे हो तो मनोविज्ञान सब जगह उपलब्ध कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यानी जो मनोविज्ञान है वो आचरण का और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था, स्किनर ने कहा था, मिलर ने, किलपैट्रिक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मनोविज्ञान है वो आचरण का, एक तो है ना, एक व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यानी आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को किसने माना है? मैकडूगल साहब ने माना है। किसने? मैकडूगल साहब ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता, पशु मनोविज्ञान आता है। यानी असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान तो आते हैं, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक मनोविज्ञान है ना वो मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? यानी बाकी 3 तो मनोवैज्ञानिक है लेकिन एक नहीं है, जॉन डीवी, वाटसन, हेल और स्किनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉन डीवी है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है ना, बाकी वाटसन, हेल और स्किनर है वो मनोवैज्ञानिक है। कौन कौन? वाटसन, हेल और स्किनर मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का विकास करना, देश का विकास करना, परिवार का विकास करना या राष्ट्र का विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य तो भाई बालक का विकास करना है ना। बालक का विकास होगा तो परिवार का विकास हो जाएगा, परिवार का विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा, देश का विकास होने से राष्ट्र का विकास तो निश्चित है ना। इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? बालक का विकास प्रमुख उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता द्वारा, रुचि द्वारा, योग्यता द्वारा या सभी द्वारा। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान, अभिक्षमता भी, रुचि भी, योग्यता, ये तीनों का ही ध्यान रखा जाता है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान माना गया है। वर्तमान के मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है? बिल्कुल हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? बिल्कुल करता है। और शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी सही इसके लग रहे हैं। यानी शिक्षक क्षेत्र में इन सभी चीजों का योगदान थोड़ा थोड़ा अपने आप में है ना। यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, और शिक्षकों को बालकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित भी करनी चाहिए ताकि उनकी वास्तविक समस्याओं से अवगत हो सके और छात्र की आवश्यकताओं को ज्ञान प्राप्त हो सके। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था किसका? यानी प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था सबसे पहले? तो वुडवर्थ ने किया था। इस प्रकार समझ सकते हैं इसको। तो प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है ना वो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। कौन करता है? जो निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। और राजस्थान की रैंक क्या है एक्सपोर्ट निर्यात तत्परता सूचकांक में? तो 11वें नंबर की रैंक है राजस्थान। कितनी है? 11वें नंबर की रैंक है। और मिशन निर्यातक बनो कब लॉन्च हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ भी सकता है। मिशन निर्यातक बनो तो ये 29 जुलाई को तो हुआ था, लेकिन साल कौन सी थी? 21 थी, 20 थी, 19 थी, 18 थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो का लॉन्च किया गया था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
बने रहो, पढ़ते रहो। और अगर आपको ये हमारे सीरीज पसंद आ रही है, हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों को भी बता दो यार, है ना। ठीक है, थैंक यू।